जय हिंद बच्चों, एक बार और स्वागत है आप सभी का शास्त्र साइंस में। तो ये सेकंड वीडियो आपके जनवरी के करंट अफेयर की होगी। आई होप कि पहली वाली जो क्लास है आपको पसंद आई होगी और सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी भेजें। भाई बहुत अच्छा ये सेशन होने वाला है, धीरे धीरे इसमें बहुत काम होने वाला है अभी, है ना। तो करंट अफेयर को पढ़ते वक्त हम स्टैटिक पे भी ध्यान दे रहे हैं और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो देख लो। ये भी जनवरी करंट अफेयर का पार्ट 2 है, पार्ट 2, ठीक है। तो करंट अफेयर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेन जो आपका सिलेबस होता है उसमें भी बहुत टाइम हमें लगता है। तो करंट अफेयर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ी फास्ट इसमें चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन बात मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डाटा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA has been signed between India and European Union। यूरोपियन यूनियन के बारे में अच्छे से बताया था कि भाई 27 कंट्रीज इसमें है और इसमें से 21 यूरो जोन में आती है, यानी यूरो करेंसी को रखती है, ठीक है। इसकी स्थापना मैंने बताई भी थी आपको, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो हुआ क्या, जब 26 जैन को यानी रिपब्लिक डे को यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष दोनों यहां पे आए थे गेस्ट के फॉर्म में। तो उसके बाद 27 जनवरी को मीटिंग होती है मोदी जी के साथ, है ना। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन होता है किसके साथ? यूरोपियन संघ के साथ, है ना, यानी यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। अभी अगर बात करें इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये जो वार्ता स्टार्ट हुई है 2007 में शुरू हो गई थी कि भैया यूरोपियन यूनियन के साथ हमें फ्री ट्रेड करना चाहिए, है ना, ठीक है। अब जाके वो फाइनली एग्रीमेंट हुआ है। अभी अगर प्रेजेंट में देखें कि यूरोपियन यूनियन के साथ कितना ट्रेड हम कर रहे हैं, दोनों दो पक्षीय व्यापार, तो वो जाए 136 अरब अमेरिकी डॉलर, है ना। कितना? 136 बिलियन US डॉलर अभी चल रहा है, जो कि एक अच्छा सा खासा अमाउंट है, ठीक है। FTA क्यों जरूरी है भाई? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों जरूरी है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का मतलब होता है कि यहां से कोई सामान वहां जाएगा तो वहां पे कोई एक्स्ट्रा यहां पे क्या नहीं पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वहां से जो यहां आएगा उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्यों ये जरूरी होता है भाई? ये इसीलिए जरूरी होता है कि इंडिया विल गेट अ न्यू मार्केट फॉर एक्सपोर्ट, और निर्यात के लिए नया मार्केट यहां पे इंडिया को मिलेगा। द EU यानी यूरोपियन यूनियन विल मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन कंट्रीज जो आज के टाइम पे बहुत डेवलप है, ये मान सकते हैं हम कि यहाँ की जो यूरोप है, यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 5.5% है, और GDP यानी जो GDP है इनकी वो पूरे वर्ल्ड की 14 to 17% है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यानी पॉपुलेशन कम पैसा ज्यादा, जैसे इंडिया में है, इंडिया का उल्टा होता है, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन GDP में योगदान कम। फिर EU और भारत लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, और MSMEs को, है ना, जो छोटे उद्योग होते हैं, इनमें आपको इन्वेस्ट मिलेगा और इनको मार्केट मिलेगा, इनका मार्केटिंग इंक्रीज होगा, यानी ये भी निर्यात कर पाएंगे। ये मैंने बता दिया यूरोपियन यूनियन के बारे में। 27 कंट्रीज है, 5.5% इनकी आबादी, और GDP में योगदान कितना है? 14 से 17% है। गठन बता दिया, 90 तो क्वेश्चन ही था हमारे पास, ठीक है। सबसे बड़ा देश जो है यूरोपियन यूनियन का वो है जर्मनी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे नया जुड़ने वाली जो कंट्री है वो है क्रोएशिया। क्या है? क्रोएशिया, और ये जुड़ी आपकी जुलाई 1, 2013। मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई 2013 को तो जुड़ा था आपका क्रोएशिया, तो सदस्य हो गए थे इसके 28 कंट्री इसमें हो गई थी। लेकिन 2020 में क्या हुआ? 2020 में जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड वाला, लंदन वाला, वो इस यूरोपियन यूनियन से हट गया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 1 से 15 तक हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, अब ये 16 से 30 हम आज इसमें करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, which astronaut was awarded the country's highest peace time gallantry award अशोक चक्र।
तो भैया अशोक चक्र किसे मिला, कौन एस्ट्रोनॉट था इंडिया का जिसे ये मिला है रिपब्लिक डे में। तो भाई रिपब्लिक डे में आपको तुरंत याद आना चाहिए, बहुत जबरदस्त न्यूज में थे आपके कौन, शुभांशु शुक्ला जी। शुभांशु शुक्ला जी बहुत न्यूज में थे, जो एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, जो कि यूएस का एक मिशन था। यूएस में जो आपका कौन है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स है ना, उनके पायलट के फॉर्म में गए थे। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिला, ठीक है, 26 जनवरी के दिन। ठीक, अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले एकमात्र भारतीय यही गए हैं अभी तक, और कोई नहीं गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। और ये एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा था, जो कि जून 2025 में गए थे, है ना। आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ वीडियो कॉल करी उनको यहाँ से, है ना, और वो बोल रहे हैं कि 16 बार हम सनराइज देख रहे हैं, यानी जितने दिन में मतलब 24 घंटे में वो 16 राउंड मार ले रहे थे अर्थ का, तो इसीलिए वो 16 बार लगभग क्या देख रहे थे, सनराइज देख रहे थे, है ना। और उनकी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी भी होगी। ठीक, उसके बाद ये पायलट रहे, मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। अशोक चक्र जो है सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, और जिसकी स्थापना कब हुई थी, 4 जनवरी 1952 को हुई थी। अब क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुभांशु शुक्ला भाई साहब इंडियन तो हैं, लेकिन इंडिया में कहां से हैं, ये हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और मिशन कौन सा था बता चुका हूं, एक्सियोम 4 मिशन था ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य, अभी मैंने बताया था ना कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्री है, 27 कंट्रीज है। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्री है, 27 कंट्री है, जिसमें 21 यूरोजोन में आती है। अब यूरोजोन में आती है तो जो लेटेस्ट है 1 जनवरी 2026 में, इसमें 21वां देश, यानी पहले 20 था, अब 21 हो गए हैं। 21वां जो कंट्री जुड़ी है वो जुड़ी है आपकी बुल्गारिया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन में यूरोजोन की कौन लेटेस्ट बना, ये ध्यान रखना है आपको, बुल्गारिया, ठीक है। तो इनमें क्या क्या खास बात है ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये सारी बातें, है ना, ये सब कुछ हो चुका है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको। पीपीटी तो तुम्हें मिल ही जाएगी, ये इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, व्हाट इज इंडियाज करंट रैंक, इंडिया की करंट रैंक पूछ रहा है फिश प्रोडक्शन ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड में, ग्लोबली में भारत का फिशरीज में कौन सा स्थान है, तो भैया सेकंड आया है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने बताया है, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, तो ये जो मंत्रालय है इन्होंने बताया कि प्रथम स्थान जो है चाइना का है। तो जो फिश प्रोडक्शन में जो फर्स्ट है वो चाइना है, ठीक है, कौन है, चाइना। और चाइना जो है पूरे वर्ल्ड का 30% प्रोडक्शन करता है, कितना करता है, 30% अकेले प्रोडक्शन करता है ये मछली का, ठीक है। और इंडिया है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन है भैया, सेकंड नंबर पे आपका इंडिया है, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया है। और इंडिया करता है लगभग 8%, कितना प्रोडक्शन का, वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 8% सिर्फ इंडिया करता है, ठीक है। तो यही मेन बात यहां पे जानने की थी, ठीक है। और भारत ने 2024-25 में रिकॉर्ड 195 मिलियन टन मछली उत्पादन किया, ये एक डाटा आप याद रख सकते हो, बाकी डाटा मैंने आपको बता दिया है। और यहां एक डाटा और, जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, उनको मेंस में लिखने के लिए 2-3 डाटा याद रखने हैं। और 3 करोड़ रोजगार मछुआरों और मछली पालकों को रोजगार मिलता है, 3 करोड़, बहुत बड़ी संख्या में मछली पालन से लोगों को रोजगार मिलता है इंडिया में, 3 करोड़ कम नहीं होता भैया, ठीक है। अब है फीडे, फीडे क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डैश एथोस, ये लैंग्वेज है आपकी, यूरोपियन लैंग्वेज है, उसमें ये है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये चेस का एक टूर्नामेंट होता है ना, चेस, तो मैंने इसीलिए चेस का यहां पे लगा दिया, ठीक है। तो फीडे यानी विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है, तो इनके विजेता बने कार्लसन, यानी मैग्नस कार्लसन ने ये जीता है, क्या जीता है, मैग्नस कार्लसन। और ये शतरंज के उसकी बहुत एक बड़ी चैंपियनशिप होती है,
ठीक है, इस बार ये कतर में हुई है। कहां हुई है इस बार? कतर में हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो ये मैग्नस कार्लसन जुड़े हैं ये आपके कहां से हैं? ये नॉर्वे से हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कतर में हुई, मैग्नस कार्लसन ने जीता और ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, छठा खिताब इंपॉर्टेंट नहीं है, 19वां चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। महिला वर्ग वाला इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है कि जो फीमेल कैंडिडेट जीती वो अलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना। क्या है? गोरियाचकीना, अलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना। ठीक है, एक तो कार्लसन याद रखने हैं नॉर्वे के, और रसिया की है आपकी जो फीमेल विनर बनी है। ठीक है, उसके बाद दो नाम और याद रखने हैं क्योंकि ये इंडियन है। अर्जुन याद रखना है, अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी। अर्जुन और कोनेरू, अर्जुन जो है 3rd नंबर पर कांस्य पदक इन्होंने जीता, ये इंडिया के हैं, और कोनेरू हम्पी ये इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। यानी मेल में आपके कार्लसन जीते जो कि नॉर्वे के हैं, और तीसरे नंबर पे कौन थे आपके? इंडिया के अर्जुन एरोगेसी। ठीक है, और फीमेल में आपके 1st नंबर की रसिया की अलेक्जेंड्रा, और 3rd नंबर की फिर इंडिया की आपकी कोनेरू हम्पी। तो ये बात आपको याद रखना है। आप चाहो सेकंड वाले भी लर्न कर सकते हो। रसिया के हैं आपके व्लादिस्लाव ऑर्मेटिव। ठीक है, और यहां पे जू जीनियर, ये चाइना का नाम अलग ही दिख रहा है ना, तो ये जू जीनियर आपको याद रखना है। तो एक बार मोटा मोटा पढ़ के जाना, आपको याद आ जाएगा शतरंज से रिलेटेड। ठीक है, अब जो ये फिडे है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ इसका नाम है। वैसे फिडे की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डेस एथोस, लेकिन ये दूसरी लैंग्वेज का है, तो इंग्लिश में इसका मतलब ये है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और हिंदी में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ। ठीक है, ये याद रखना है, शतरंज के लिए है ये। और इसकी स्थापना देखो 1924 की है, बहुत पुरानी है, 20 जुलाई 1924। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में है। अध्यक्ष इसके हैं आर्कडी डोरकोचिव, ये रसिया के हैं, ये ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष आपके विश्वनाथ आनंद, तो ये याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के हैं। ठीक है, तो उपाध्यक्ष याद रखना है फिडे के। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहां पे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अप्रूवल हैज बीन गिवन टू द प्रपोजल टू डिक्लेयर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। जो आपकी जो आपकी ये है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, हिंदी वाले क्या याद रखेंगे? वन्यजीव अभ्यारण्य, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी क्या बोलेंगे? इंग्लिश वाले बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात की जा रही है, अभी हुआ नहीं है। तो ये है आपका कहां है? ये किस स्टेट में? आपका बिहार स्टेट में। ठीक है, ये बात याद रखोगे। और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व कुछ भी न्यूज में आता है तो वो आपको मेनली याद करने हैं। ठीक है, ये बिहार में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात कर रही है तो बता ही दिया है। ठीक है, अब ये तो बात हो चुकी है, लेकिन अंतिम मंजूरी कौन देगा? अंतिम मंजूरी देगा आपका एनटीसीए। एनटीसीए मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण आपको अंतिम मंजूरी देगा। ठीक है, उसके बाद इससे पहले जो टाइगर रिजर्व है, तो बिहार में एकमात्र अभी तक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इतनी बात याद रखना है। और ये आपके चंपारण जिले में है। ठीक है, इसकी स्थापना बिहार वाले स्पेशली याद रख सकते हैं, बाकियों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बिहार एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कैमूर और रोहतास जिले बिहार में। लोकेशन ठीक है हो गया, और इसका एरिया आप याद रख सकते हो, ये भी बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, 1505। ठीक है, 1505 इसका एरिया है। अब साथ साथ मैंने 3-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ली है मैंने, जो जनवरी में आपके न्यूज में रही है। ठीक है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में, इनके सिर्फ कौन से स्टेट में है ये याद रखना है आपको, बस और कुछ भी नहीं। तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, गढ़ से ही पता चलता है, राजस्थान में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिक्किम में, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जिस भी स्टेट का बच्चा देख रहा हो तो स्पेशल जिस स्टेट का नाम आया है उस स्टेट का वो बच्चा जो एग्जाम देता है तो उनके लिए वो डिटेल पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, कुंभलगढ़ हो गया, पंगोलखा सिक्किम में हो गया। ठीक है, पटना बर्ड सेंचुरी, पटना ये मत सोचना बिहार में है तो पटना बर्ड सेंचुरी यहां होगी ना, पटना बर्ड सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश में है। और छारी ढंग कंजर्वेशन रिजर्व आपका कहां है?
गुजरात में ये 3 हो गए, और एक असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली की याद रखनी है आपको। तो कुंभलगढ़ हो गया, पंगोलखा हो गया, पटना बर्ड सेंचुरी हो गया, छारी ढंग हो गया, और असोला भट्टी ये दिल्ली में आपका हो गया, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये राजस्थान आपका हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश सिक्किम कहां डाल दिया, ये मैप में गड़बड़ आ गया, सिक्किम ये इधर है भैया, ये इधर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद असोला दिल्ली में है, दिल्ली ये यहाँ पे इधर होता है दिल्ली। ठीक है, इधर है दिल्ली, ना कि इधर है, तो मैप में गड़बड़ हो गया, ये एआई का कमाल है सारा। इसके बाद अभी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम क्या करते हैं, जानवरों को संरक्षण देते हैं। अब एक पर्यावरणविद है हमारे, है ना, तो सीनियर इकोलॉजी माधव गाडगिल, क्या है, माधव गाडगिल इनका नाम है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। लेकिन अब एक बात आपको याद रखना है, कभी भी किसी का निधन होता है कोई बड़ी पर्सनालिटी का, तो उनका जो मैक्सिमम, उनको जो अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड उनके जीवन काल में जो इनको मिलता है, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना एग्जामिनर का। तो पद्म भूषण इनको मैक्सिमम सबसे बड़ा अवार्ड मिला था, कब मिला था ये पूछा गया है, ये मिला था इनको 2006 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनके बारे में लिखा है 83 साल की एज में इनका पुणे में निधन हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको धरती पुत्र भी कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इनको, धरती पुत्र इनको कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिम घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे। तो वेस्टर्न घाट जो इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में आपका यहाँ पे ये वाला एरिया है पश्चिम घाट वाला, तो यहाँ पे यहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए बनाया गया था, है ना, तो उसके अध्यक्ष भी थे, जिसको गाडगिल आयोग भी कहते थे हम। ठीक है, और ये 2010-11 में आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो भी किसी का अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके नाम पे आयोग का नाम आ जाता है, गाडगिल आयोग हो गया। ठीक है, 2010-11 में आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बाकी इनके बारे में दे रखा कि अवार्ड इनको मेन तो यही मिला, पद्म भूषण सबसे बड़ा इनको यही मिला 2006 में, 1981 में पद्मश्री मिला था, और 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ, इसीलिए धरतीपुत्र बोल रहे हैं, है ना, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, धरतीपुत्र बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आईटीबीपी से। आईटीबीपी के क्या है, नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं नए, और इनका नाम क्या है ये आपको पूछा है। ठीक है, तो इनका नाम है आपका शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर महानिदेशक बने। कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस महानिदेशक याद रखना है, बाकी डिटेल कुछ जरूरत नहीं है। आईटीबीपी का देख लेना कि ये 1962 में ये बना था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज में है चीज की, भाई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कई बार सोचते हैं ना आईटीबीपी एक अर्धसैनिक है, फौज है, तो रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्टर के हाथ में आएगा, नहीं, तो ये एक तरीके से पुलिस वाला जो पोर्शन जिसमें आता है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अंडर में ये आता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, नई दिल्ली में है, और आईटीबीपी के फुल फॉर्म भी नहीं आती, तो एग्जाम तो मत दो बेटा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन मेगाबुरु, ऑपरेशन मेगाबुरु के कारण सारंडा वन चर्चा में रहा है। सारंडा वन कहां है ये आपसे पूछ रहा है, किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड, तो ये आपका कहां है, सारंडा वन झारखंड में। सारंडा वन झारखंड में। अब चर्चा किस बात की है, आपने 2 वर्ड सुने हैं देश में इंटरनल सिक्योरिटी के, जो भी आप यूपीएससी वाले पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी का चैप्टर, है ना, पूरी सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी का, उसमें माओवादी और नक्सलवादी 2 चीज आती है। तो यहां पे माओवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ऑपरेशन मेगाबुरु। ठीक है, तो 17 माओवादियों को यहां पे मारा। अब माओवादी क्या है, माओवादी एक मार्क्सवादी विचारधारा है, जो कि चाइना के एक माओ वर्ड से स्टार्ट होता है, चाइना के नेता का नाम, उसने स्टार्ट किया था 60s में, 1967 के आसपास स्टार्ट किया था। उनका क्या मानना था कि भाई जो भी पावर में बैठे हैं वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनका दमन करना है। किसानों को ये अपने साथ जोड़ते हैं, मजदूर संघों को अपने साथ जोड़ते हैं, और तख्ता पलट की कोशिश करते हैं। तो वो माओवादियों को खत्म करने के चक्कर से ये ऑपरेशन मेगाबुरु चलाया। झारखंड में ये सारंडा वन क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे खतरनाक बात देखो कि जो मारे गए 17 लोग थे, 17 माओवादी जो मारे, उसमें से 13 लोग थे, उन पर 4.5 करोड़ रुपए वांटेड लिस्ट में थे, 4.5 करोड़। और ये 2
दो यूनिट ने इनको इस ऑपरेशन को चलाया था। एक तो कोबरा यूनिट थी सीआरपीएफ की और एक झारखंड की पुलिस थी, मिलके इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया। ठीक है, 4.5 करोड़ बचा लिए ना। क्यों 4.5 करोड़? अगर मान लो कोई आम आदमी इनकी इंफॉर्मेशन देता तो 4.5 करोड़ उससे मिलते, लेकिन बच गए ये, क्योंकि ये ऑपरेशन चलाया गवर्नमेंट ने। ठीक है, ऑपरेशन मेगाब्रू क्या है तुम्हें बता दिया मैंने। ठीक है, माओवादी के खिलाफ चला गया। अब माओवादी बता दिया तुम्हें होता क्या है, और ये छिपके वार करते हैं। छिपके वार करना बोलते हैं गुरिल्ला रणनीति, यानी कहीं भी जैसे मान लो कोई फौजी जा रहे हैं किसी जंगल में होते हुए जा रहे हैं, छिपके मार दिया तीर, है ना, हथियार वथियार जो भी इनके पास होते होंगे वो देख लेना। ठीक है, और एक बार घर जाके तुम्हारा होमवर्क है, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, नक्सलवादी और माओवादी में डिफरेंस देख लेना। यूपीएससी वाले और पीसीएस वाले तो खास तौर से देखना, और सीएपीएफ और सीडीएस वाले भी देख लेना, है ना, क्योंकि तुम्हें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं सीएपीएफ और सीडीएस में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का नया अध्यक्ष चुना गया है। नया अध्यक्ष किसको चुना गया ये आपको ध्यान रखना है, शेख साहब को चुना गया। अब शेख दो हैं, शेख जोआन बिन हमद अल थानी, तो थानी याद रखना है तुम्हें, शेख थानी। क्या याद रखोगे? इतना नाम ही याद थोड़ा करते रह जाओगे, सिर्फ शेख याद रखना है। अब शेख दो हैं तो थानी, अब यही 4 ऑप्शन नहीं आएंगे, है ना, ये तो मैंने डाले हैं, 4 ऑप्शन डाल दिए, कहीं से भी आ सकता है, तो थानी याद रखना है आपको। एक थानी आपको याद रखेगा, एशियाई ओलंपिक परिषद। अब ये एशियाई ओलंपिक परिषद क्या है? तो ओलंपिक जो गेम्स होते हैं हर 4 साल में, उसको बढ़ावा देने के लिए परिषद बनाया गया है, सिर्फ एशिया का है। ठीक है, तो एशियाई ओलंपिक परिषद ये है। और राजा रणधीर सिंह सितंबर 2024 में नई दिल्ली के एशियाई ओलंपिक परिषद के 44वें आम सभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे 2024 में, अब ये चुने गए। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप याद रख सकते हो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है ना, मुख्यालय और इसकी स्थापना। तो स्थापना इसकी हुई 1982 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी में है। कुवैत कहाँ है? कुवैत है आपका अफ्रीका में। ठीक है, ये देखो यहां पे। ठीक है, तो अफ्रीका में है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस देश के अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खी? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक या तो हम इंसानों को संरक्षण दे रहे हैं, प्रोटेक्शन उन्हीं का कर रहे हैं, है ना, या फिर हम जानवरों को संरक्षण दे रहे हैं नेशनल पार्क के थ्रू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मक्खी को, कीट को संरक्षण देने की बात कर रही है, यानी इनको भी जीने का अधिकार मिल गया है ना। तो भैया ये कहां है? पेरू की। अब अमेजन जो फॉरेस्ट है सबसे बड़ा है दुनिया का, ये सभी आपको पता है। तो ये आपका देखो यहां पे, ये आपका साउथ अमेरिका का मैप है। इस साउथ अमेरिका में ये आपका फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। तो ये पेरू की बात कर रही है कि पेरू के ये वाले पोर्शन में ये मक्खियां पाई जाती है, इनको संरक्षण मिल रहा है। ठीक है, ये पेरू आपको मैपिंग में याद रखना है। देखो हर जगह मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि वर्ल्ड में जो भी कंट्री का नाम आ रहा है उसकी मैं मैप लगा दूं, ताकि आपको पता रहे कौन सी कंट्री कहां पे है। तो पेरू कहां पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये ब्राजील है पूरा इधर सबसे बड़ा, और ये अमेजन रिवर सबसे मतलब ऐसी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। पहली तो नाइल रिवर है या नील नदी है, दूसरी ये है आपकी। ठीक है, अफ्रीका में नील नदी पहली। अब ये बात मैं बता चुका हूं, मधुमक्खी पेरू में है। ठीक है, और दुनिया की ऐसी पहली कीट बन गई जिसे इंसान के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान है। ठीक है, और ये डंक रहित मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी डंक रहित बोल रहे हैं क्योंकि ये डंक मारती है लेकिन बहुत पता ही नहीं चलता कितना डंक इसने मारा है ना। तो सेफ है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को काटे और कोई खतरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पुरानी प्रजाति की मधुमक्खी से बोल रहे हैं, और 80 मिलियन वर्षों तक अस्तित्व में, 80 मिलियन वर्षों से। ठीक है, तो ये याद रखना है भाई। ठीक है, उसके बाद 500 से ज्यादा प्रजातियां इसकी वर्ल्ड में, और 170 अकेले सिर्फ कहां है? पेरू में पाई जाती है। 170 प्रजातियां सिर्फ कहां पाई जाती है? पेरू में। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब ये पावर बता रही है आपके देश की जो
जो पासपोर्ट होता है वो कितना पावरफुल है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो ये है 80th रैंक है भारत की। तो ये आपको याद रखना है, भारत की रैंक इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, आपको पूछा जा सकता है कि ये निजी है मतलब प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का ये है, कहीं देखा होगा, अभी देखते हैं कहीं लिखा नहीं होगा। तो बाकी चीजें देखो फिलहाल कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया इसमें। पासपोर्ट में सबसे पहला नंबर आपका सिंगापुर का, दूसरा आपका जापान, दक्षिण कोरिया, 2 लोग दक्षिण कोरिया और जापान। ठीक है, आसपास ही है, जापान के ऊपर ही दक्षिण कोरिया है। उसके बाद है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड, ये तीसरे स्थान पे है क्योंकि इनके अब ये स्कोर भी दिया गया है 192, 188, 186 स्कोर दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या कंडीशन है, और बस इतना सी चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट जरूर याद रखना है, सिंगापुर और इंडिया की रैंक जरूर आपको याद रखनी है। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है नामक निजी फर्म द्वारा ये तैयार की जाती है, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 199 पासपोर्टों का मूल्यांकन करता है जिसमें 199 में से इंडिया की रैंक कितनी, 80th। अब इंडिया की बात हो रही है तो हम थोड़ी नीचे ऊपर वालों को भी देख लेते हैं, अपने पड़ोसी देश। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान 98 पे है। ठीक है, चाइना हमसे बहुत अच्छा है, 59 पे है, भारत 80 पे है, बता दिया, श्रीलंका 93 हो गया, भूटान 85 हो गया, म्यांमार 89 हो गया, 96 नेपाल। और नेपाल की न्यूज़ अभी अभी वीडियो तो बना रहे हैं हम आपका अगस्त में, तो यहाँ के भूकंप के बारे में भी तुम पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, भोटे कोसी नदी में आया है, ये ध्यान रखना है। बांग्लादेश की रैंक 95 है, अफगानिस्तान 101 है। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी आ गई यहाँ पे। देखो जनवरी 2026 में खालिदा जिया का निधन हो गया। ठीक है, और ये किस देश की प्रधानमंत्री थी, तो ये बात तो बता ही चुका हूं पहले मैं, बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये। ठीक है, और 3 बार रही है, इंपॉर्टेंट बात है। तो बांग्लादेश भी गलत जगह बना दिया, ये बांग्लादेश यहाँ पे है। ठीक है, लेफ्ट में भी भारत, राइट में भी भारत, और म्यांमार से भी टच होती है इसकी बाउंड्री। 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये बात याद रखनी है। बीएनपी पार्टी से थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी से। ठीक है, 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी, ये बात याद रखनी है। ठीक है, कब कब कार्यकाल था ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेटेस्ट टेन्योर याद रखना है आपको, 2001 से 2006 तक रही है। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में एक बात और बताओगे कि अभी जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री थी इससे पहले वो कहाँ है ना, कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में बताना आप। ठीक है, क्योंकि भाग गई थी ना अभी। भारत के खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो किसने की भैया, अभिनव बिंद्रा ने। ये अभिनव बिंद्रा कहाँ के हैं भैया, उत्तराखंड के हैं। तो उत्तराखंड वाले बच्चे स्पेशली इस न्यूज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखने की चीज़ें हैं, अभिनव बिंद्रा के बारे में हम थोड़ी जानेंगे बस। और इंपॉर्टेंट बात ये इसमें याद रखनी है कि यह टास्क फोर्स हाल ही में 2025-26 के दौरान भारत सरकार द्वारा गठित की गई है। गठित कब की गई ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अभिनव बिंद्रा के बारे में देख लेंगे, निशानेबाज थे ये। ठीक है, और ओलंपिक में इन्होंने मेडल लाया था, ये बात याद रखना है। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत, मतलब जैसे ओलंपिक में तो हॉकी वगैरह और बड़े बड़े गेम्स भी होते हैं जो टीम वर्क वाले चलते हैं, तो हॉकी में तो बहुत पहले आ गया था गोल्ड मेडल। लेकिन ये सिंगल चीज में जैसे शूटिंग हो गया है ना, भाला फेंक वगैरह हो गया, तो ऐसी चीजों में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण पदक लाया था, अभिनव बिंद्रा ने। और जब ये लाया था तो ये बहुत पॉपुलर हुए थे, 2008 की बात है। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है इसमें। लास्ट न्यूज आज की, नागौरी अश्वगंधा उत्पाद। ठीक है, इसको क्या मिला, जीआई टैग मिला। जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये मिला है, किसको मिला है, नागौरी। नागौर कहाँ है, नागौरी डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, कहाँ है, राजस्थान में है। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जिला भी नागौर है, ये भी याद रखना है। पॉलिटी का क्वेश्चन है 1959 में। ठीक है, तो नागौर याद रखना है कि भैया ये अश्वगंधा है और इसको जीआई टैग हमने दिया है। ठीक है, इसके बारे में, जीआई टैग के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं कि 15 सितंबर 2003 से लागू किया गया है। एक बात, 1999 में ये अधिनियम बनाया, 2003 से लागू हुआ, और 2004-05 में पहला जीआई टैग दिया किसको, दार्जिलिंग की चाय, बहुत पॉपुलर है इसलिए।
जारीकर्ता कौन है, कौन जारी करता है इसको, भौगोलिक उपदर्शक रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, तो ये आपको न्यूज पूरी पढ़ लेनी है ना। आधा आधा घंटे की न्यूज बन रही है और 6 महीने की हम फटाफट से निपटा देंगे जब तक एग्जाम होता है। लगभग 15 से पहले पहले हम सारे निपटा देंगे, और उससे पहले 2 एग्जाम 13 तारीख को आपका सितंबर में एनडीए और सीडीएस का है। और आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप लिंक मिला है, टेलीग्राम का लिंक मिला है, उसको ज्वाइन आपको जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।